हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का रुक्मणी प्रकाशन का जो आया हुआ है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट। ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ 2500 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है और सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स आने वाला एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले हम 13 सेट देख चुके हैं, बना चुके हैं, उसका डिस्कशन डाल चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा शुरू से अंत तक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय आशुतोष झा सर्च करके आप इसका PDF ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 13 का। देखिए 22/9/2018 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सारा है इसमें। इस बुक का सबसे अच्छा खासियत है कि 2500 का सेट बनाया गया और एक शिफ्ट में जितना साइंस पूछा गया है उसी का एक सेट बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छा बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। आप इसको ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14। इसका आज का मेरा पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 14 का कि अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो सरीसृपों में जो होता है ये 3 कक्षीय हृदय होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। जो सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग होता है, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, इस सबको हम लोग रेप्टाइल यानी सरीसृप बोलते हैं। इसमें कितना कक्षीय हृदय होता है? तो 3 कक्षीय होता है। और 2 कक्षीय आप याद रखिए मछली में होता है ये 2 कक्षीय वाला, और 4 कक्षीय जो स्तनधारी यानी मानव में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। 3 कक्षीय किस में होता है? तो ये सरीसृप वर्ग में होता है। तो 1 नंबर का C नंबर आंसर सही है हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग वर्ग बोलेंगे और क्षैतिज वाला को आवर्त बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पे समूह भी आंसर होना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि वर्ग और समूह हम एक ही को बोलते हैं, या ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको, वर्ग समूह ग्रुप। तो इसका A नंबर आंसर दिया हुआ था, आप इसी को याद रखिए। ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग बोलते हैं और क्षैतिज वाला को आवर्त बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश धातु पृथ्वी के सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर कौन सा धातु जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम पृथ्वी पर धातु में अगर बोलेगा तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसे अगर तत्व में बोले तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, धातु में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या? गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो ये गति का जो द्वितीय नियम है ये क्या दर्शाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो गति का द्वितीयक नियम, न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, तो उसमें से द्वितीयक नियम क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, यही दर्शाता है। आप इधर ध्यान रखिए, 1687 में न्यूटन का गति का नियम आया था प्रिंसिपिया नामक बुक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश की देरी हो जाती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना मिनट की देरी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2 मिनट की देरी होती है। वायुमंडलीय जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कितना मिनट की देरी होता है? तो 5 का C नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, 2 मिनट की देरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानव का यहाँ पे पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लगा नहीं है, तो ये अंडाशय जो हो जाएगा, ओवरी, ये मानव का नहीं है, यानी पुरुष वाला हिस्सा नहीं है। ये मादा जनन अंग है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये अंडकोश, शुक्रवाहिका या वृषण जो हो जाएगा ये पुरुष का जनन अंग है, लेकिन अंडाशय या ओवरी जो होता है ये महिला जनन अंग है, यानी मादा जनन अंग है। आप याद रखिएगा, अंडाशय और अंडा अगर पूछे तो यहाँ पे देखिए अंडकोश पुरुष में होता है, अंडाशय मादा जनन अंग है, दोनों में अंतर है। तो इसका D नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 32 तत्व मौजूद होता है और 7वां अगर पूछे तो 32 के साथ अधूरा होता है, क्योंकि 2 8 2 8 8 18 18 32 होता है और 32 के साथ अधूरा हो जाएगा 7वां में। लेकिन यहाँ पे छठा आवर्त पूछा है तो इसका 32 हो जाएगा क्योंकि वो पूर्ण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। ये समीकरण देखा संतुलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका देखिए डी नंबर जो है 2Mg + O2 वाला 2Mg वाला ये संतुलित समीकरण है। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? अगर ठोस पिघलेगा तो इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ध्यान में रखिए इसको कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या होता है, तो उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए देखते हैं 10 नंबर। 10 न्यूमेरिकल है, इसको देखिए आप वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाइए। हम इसका आंसर देख लेते हैं। 800 किग्रा भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका 10 का आंसर कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा। 10 का आंसर है हमारा ये 30 जूल हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो ये डिम्ब बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। आप ध्यान में रखिए अगर दो बल्ब है, एक बल्ब ज़्यादा रोशनी कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो ज़्यादा वाला का स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा होगा उसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। प्रतिरोध कम होगा इसलिए उसको ज़्यादा धारा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और जो कम रोशनी कर रहा है उसका प्रतिरोध उच्च है, यानी डिम बल्ब को हम बोलते हैं कि जो कम रोशनी कर रहा है। तो इसीलिए इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो डिम होगा, यानी कम रोशनी देगा हमको। चलिए 11 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसको बोलते हैं? यानी सब्लिमेशन, कि जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए। ठोस पदार्थ से सीधे गैस में जो बदल जाता है उसको द्रव का कोई काम नहीं होता, ठोस से सीधे गैस में बदलना चाहिए, उसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये सोडियम सल्फेट जो होता है इसको हम ठोस से सीधे गैस में नहीं बदल सकते हैं, तो यही ऊर्ध्वपातिक पदार्थ नहीं है। इसमें पूछा जाता है, तो अब ध्यान में रखिए अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर, ये सब जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो कौन नहीं है? तो सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि क्या होगा? तो ये आभासी और छोटी हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो बिंदु पर रखा निर्मित होने वाली छवि कैसा बनेगा? तो आभासी एंड छोटी। इसका ये नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर। ये 1 किलोवाट आवर है, इसको बदलना है 5.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 इंटू पावर 6 जूल में, तो जिसमें होगा देख लीजिए इसका 14 नंबर का जो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। उसको अगर हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 20.16 इंटू 10 पावर 6 जूल। इसका ए नंबर आंसर सही है। तो आपको 1 किलोवाट आवर बराबर याद रखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होता है? प्रतिरोध पूछा है, किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? सिल्वर का होगा, यानी चांदी का, क्योंकि सबसे सुचालक पदार्थ है वो चांदी, इसीलिए इसका प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है। तो 15 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। संपीड़ित का मतलब होता है हम इसको जिसको दबा सकते हैं। तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। इसका ए नंबर आंसर सही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन बार बार बनता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 16 का ए नंबर आंसर सही है।
17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। परमाणु भार का, तो ये मेंडलीव का हो जाएगा परमाणु भार, क्योंकि वो उसी के द्वारा दिया गया था। और परमाणु संख्या अगर पूछे तो मोसले के द्वारा दिया गया था। तो परमाणु भार मेंडलीव के नियम पे, यानी 17 का जो हो जाएगा मेरा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। परमाणु भार मेंडलीव और परमाणु संख्या मोसले। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि अष्टक नियम पूछा जाता है कि ऑक्टेव लॉ किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। डोबर्नियर का ट्राइड्स लॉ यानी त्रिक का नियम डोबर्नियर ने दिया था। अब ध्यान में रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन यानी बाइनरी द्वारा होता है। नेक्स्ट, अमीबा में प्रजनन कैसे होगा, तो द्विखंडन के द्वारा ये पूछा जाता है। जैसे हाइड्रा में पूछता है मुकुलन के द्वारा, आप इसको याद रखिए, मुकुलन जो होता है ये हाइड्रा में होता है। और ये अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो ये द्विखंडन विधि द्वारा यानी बाइनरी के कारण से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो अंतर कोशिकीय क्षेत्र पैरेन्काइमा का सबसे बड़ा होता है। अब याद रखिए कि अंतर कोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है, तो पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कैसा उत्तक है, ये सरल अस्थायी उत्तक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कैसा उत्तक, तो ये सरल अस्थायी उत्तक है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो आपका जटिल अस्थायी उत्तक है। तो यहाँ पे किसका अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होगा, तो ए नंबर सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान वस्तु द्वारा संवेग कितना हो जाएगा। यहाँ पे संवेग पूछा है, तो आप इसका वीडियो पॉज करके बना लीजिए। इसका हो जाएगा 48 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे भी इसका यूनिट देख के भी बना सकते हैं। kg मीटर पर सेकेंड संवेग का यूनिट होता है। देखिए यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये नहीं होता, ये गलत है, उसका यूनिट नहीं होता ये। तो इसका यूनिट देख के भी आप 48 का ये मार सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कहाँ तक लंबी, कितना तक लंबी हो सकती है, तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। सी नंबर इसका 21 का सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 किग्रा भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या हो जाए। F बराबर ma आप लगा दीजिए, यहाँ पर ये बन जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 8 न्यूटन हो जाएगा। F बराबर ma 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है। एक गेंद 20 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकेंड के बाद विस्थापित का मान क्या हो जाएगा, जिसमें से जी का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए इसका 13 का हम आंसर देख लेते हैं। आप उसको न्यूमेरिकल बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 13 का आंसर है हमारा 23 का ए नंबर यानी 15 मीटर तक वो विस्थापित हो सकता है। चलिए देखते हैं 24 है। ये वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट साइज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये बी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसकी इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका जो हो जाएगा स्मॉल, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से मेरा 14 नंबर सेट कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए।